students, myself Rubina Chaudhary, and today we are back with one more lectures of solution. Student, in our previous lecture we have started colligative properties, and there are 4 colligative properties, out of which we have completed our 2 colligative property. First one is a lowering of a vapor pressure. In lowering of vapor pressure we have seen if in any pure solution a non-volatile solute is added, then what happens? This result in a production of a less vapor, and due to which this whole process is known as a lowering of a vapor pressure. After that we have studied elevation in boiling point. Elevation in boiling point is only because of lowering of a vapor pressure. Now we are going to talk about third colligative property, and it is known as a depression in freezing point. Student, when I am talking about elevation in boiling point, in our previous lecture we have seen कि हमने जब नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को एक प्योर सॉल्वेंट में ऐड किया तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो पहले 100 डिग्री सेल्सियस था वो राइज हो गया बाय 2 डिग्री सेल्सियस, एंड नाउ इट वाज 102 डिग्री सेल्सियस. After that, student, now we are going to talk about depression in freezing point. Whenever I am talking about a word depression, it means freezing point क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है. तो डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स पहले जो भी फ्रीजिंग पॉइंट था उसके कंपैरिजन में अब आपका फ्रीजिंग पॉइंट और ज़्यादा क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा. तो व्हाट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? इफ़ सपोज़ आपका वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है. तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा कि अगर मैं इसी वाटर के अंदर सपोज़ कर लो शुगर ऐड कर लेती हूँ, ग्लूकोज ऐड कर लेती हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट था वो 0 के बजाय, मतलब अब वो 0 पे भी नहीं फ्रीज़ हो रहा. इट विल रिक्वायर मोर नेगेटिव टेम्परेचर, मतलब -2 डिग्री सेल्सियस पे -3 डिग्री सेल्सियस पे क्या होने लगा है, फ्रीज़ होने लगा है. तो पहले के कंपैरिजन में अब क्या हो रहा है, आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो गया, मतलब और कम हो गया, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर कॉलिंग इट एज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. नाउ स्टूडेंट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना है कि व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो लेट अस सी बेटा, हमने देखा है कि हमारे पास सॉलिड स्टेट है, हमारे पास लिक्विड स्टेट है और हमारे पास गैसियस स्टेट है. ये हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, और हम अगर अपने टेम्परेचर को या प्रेशर को चेंज करते हैं तो ये हमारे तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. मतलब अगर मैंने सॉलिड को हीट किया तो लिक्विड को हीट किया तो गैस को कूल डाउन किया तो लिक्विड, और लिक्विड को कूल डाउन किया बेटा तो सॉलिड. तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑल दी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल. हम थोड़ा सा टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके इनको सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर देते हैं. सिमिलरली अब अगर मैं आगे देखूं तो मैं गैस को अपने कूल डाउन करूं तो मेरा जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और मेरा जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. राइट स्टूडेंट्स, ये तो हम बहुत बेसिक लेवल से क्लास 5-6 से पढ़ते आ रहे हैं. अब बेटा अगर तुम्हारा देखो यहाँ पे लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड बनने का प्रोसेस सेम हो जाए, मतलब रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन. अगर ऐसा कुछ हो जाता है, इवोपरेट होने की स्पीड और कंडेंस होने की स्पीड एक जैसी हो जाती है, तो बेसिकली हम इसे क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ इक्विलिब्रियम पोजीशन इज ऑब्टेन्ड. राइट स्टूडेंट, हम बोलते हैं कि हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गया है. और यही इक्विलिब्रियम पोजीशन जब लिक्विड फेज और गैस के फेज एक तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाते हैं तो वी कॉल इट एज अ बॉइलिंग पॉइंट. उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. व्हेन लिक्विड फेज एंड गैसियस फेज आर इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, इट इज़ नोन एज अ बॉइलिंग पॉइंट.
हमने इसका एक और डेफिनेशन पढ़ा था कि अगर तुम्हारा प्रेशर और सराउंडिंग का वेपर प्रेशर एक जैसा हो जाए, वी कॉल इट एज अ बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली स्टूडेंट, यहाँ पे हम देखने वाले हैं फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। जब तुम्हारा सॉलिड फेज और लिक्विड फेज एक जैसा हो जाए, मतलब जितने वेपर्स सॉलिड से निकल रहे हैं सेम उतने ही वेपर्स दोबारा लिक्विड से सॉलिड की तरफ आ रहे हैं, तो ना तो अब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा और ना तो लिक्विड तुम्हारा सॉलिड में कन्वर्ट होगा, और इसी प्रोसेस को बता हम इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम पोजीशन जब सॉलिड और लिक्विड के बीच में मेंटेन होती है, वी कॉल इट एज अ फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो बेटा, जब तुमने समझ कर लो तुम्हारा वेपर प्रेशर है 5 सॉलिड से लिक्विड होने का, और लिक्विड से सॉलिड होने का भी वेपर प्रेशर कितना है, 5 है। तो ऐसे टाइम पे सॉलिड से जितना लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से उतना ही सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। बट यहाँ पे एक कंडीशन आपको याद रखनी होगी, यहाँ पे फॉर नाउ मेरा सॉलिड भी 0 डिग्री सेल्सियस में है और मेरा लिक्विड भी 0 डिग्री सेल्सियस में है। हमने देखा है ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है थर्मोडाइनामिक्स के थ्रू भी। तो बेटा देखो, जब वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड फेज इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड फेज, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट को हम समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड इन अ मोर एप्रोप्रिएट मैनर, सबसे पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट में अब फॉर यू स्टूडेंट्स सब द बेस्ट वे इज टू अंडरस्टैंड व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर is in equilibrium with vapor pressure of liquid phase। जब सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाते हैं, मतलब दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, देन वी कॉल इट एज अ फ्रीजिंग पॉइंट। और यू कैन ऑल्सो राइट डाउन स्टूडेंट, a temperature at which vapor pressure of liquid is in equilibrium with the vapor pressure of solid, it is known as a freezing point। तो जो आपका exact definition होगा freezing point का, it is a temperature, क्योंकि freezing point हमें किसके रिस्पेक्ट से पढ़ना है, हमें freezing point टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से पढ़ना है। तो we will write down a temperature at which vapor pressure of solid is equal to vapor pressure of लिक्विड। एक ऐसा टेम्परेचर जब तुम्हारा सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, दैट टेम्परेचर इज नोन एज अ फ्रीजिंग पॉइंट। उसी टेम्परेचर को बेटा हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट, और इसी को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। राइट स्टूडेंट, अब जब हमने फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ लिया है तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड जो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज़ वेरी सिंपल फॉर यू टू रिमेंबर, बिकॉज ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। राइट स्टूडेंट्स, तो सपोज कर लो अगर तुम्हें वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करना है, कम करना है, तो तुम क्या करोगे, मतलब आप पहले जो 0 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो फ्रीज हो रहा था, नाउ यू वांट टू फ्रीज इट एट अ मोर लोअर टेम्परेचर। व्हेन आई एम सेइंग इट अ मोर लोअर टेम्परेचर, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ नेगेटिव टेम्परेचर -1 एंड -2। तो बेटा अगर मेरे पास यहाँ पे मैं किस तरह से डिप्रेशन ऑफ अ फ्रीजिंग पॉइंट कर सकती हूँ, जिस तरह से मैंने अपने बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट किया था, मतलब जिस तरह से मैंने अपने बॉइलिंग पॉइंट को राइज किया था, बिल्कुल उसी तरह से मैं अपने फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर सकती हूँ। ये स्टूडेंट, मैं अगर नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डाल देती हूँ किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो मेरा जो वेपर प्रेशर है वो पहले के कंपैरिजन में क्या होगा बेटा, कम बनेगा, और उसी की वजह से तुम्हारा जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन है वो तुमको मिल जाएगा। लेट अस सी हाउ। अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने एक कंटेनर ले लिया है। इस कंटेनर में मेरे पास
क्लोज कंटेनर है, कुछ गैस भी है और कुछ लिक्विड भी है, राइट बेटा। अब मेरे को क्या करना है, सॉरी हमने सॉलिड लेना है, तो वी विल टेक इट एज अ कि मेरे पास सॉलिड भी है यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ आइस क्यूब्स रखे हुए हैं और यहाँ पे मेरे पास गैस भी है। जब मैं किसी भी सिस्टम के अंदर नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डाल दूंगी, तो जब मैं नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डाल दूंगी तो अब क्या होगा, गैस जो है वो जैसे कि जो तुम्हारा लिक्विड है उसको सॉलिड होने में क्या हो जाएगा बेटा, पहले के कंपैरिजन में कम टाइम लगेगा, क्योंकि उतना जल्दी वो पूरा प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। अब कुछ तो तुम्हारे सरफेस पे क्या आ गया है, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट भी आ गया है। तो यहाँ पे तुम लिखोगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में हम क्या करते हैं, when a non-volatile solute is added, when a non-volatile solute is added in pure solvent, this results in depression of freezing point। इससे तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट, व्हाई इज इट गोइंग टू हैपन, तो इसके लिए अगर हम लोग देखें बेटा, तो व्हाट वी कैन राइट डाउन, जो तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट का सल्यूशन होगा, ओके मतलब अगर तुमने प्योर सॉल्वेंट लिया है तो वो क्या करेगा बेटा, प्योर सॉल्वेंट जो है ये ज़्यादा वेपर्स बनाएगा। दैट मीन्स जो तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट है यहाँ पे होगा हाई वेपर प्रेशर, मोर वेपर प्रेशर, तो यहाँ पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले के कंपैरिजन में हाई होगा, और जो तुम्हारा सल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लो हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सल्यूशन इज लो, दैट मीन्स पहले के कंपैरिजन में जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो यहाँ पे लो हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट, व्हाट विल हैपन, हम अपने सल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको ले लेते हैं TF। TF इज अ फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर एट विच योर सॉल्यूशन फ्रीज। ये क्या है, टेम्परेचर एट विच सॉल्यूशन फ्रीज, सॉल्यूशन के फ्रीज होने का ये टेम्परेचर हो गया TF, और प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर जो है बेटा वो हो जाएगा T0 ऑफ F। ये क्या है, टेम्परेचर एट विच सॉल्वेंट फ्रीज, जो आपका सॉल्वेंट है वो इस टेम्परेचर पे क्या होगा, फ्रीज होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे मिल गया है T0 ऑफ इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट एंड TF इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। बेटा फ्रीजिंग पॉइंट को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TF। डेल्टा TF, T इज़ अ टेम्परेचर, हम डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, मतलब हम प्योर सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को कंपेयर कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को कंपेयर कर रहे हैं प्योर सॉल्वेंट से। तो क्योंकि हम टेम्परेचर को कंपेयर कर रहे हैं तो ये डेल्टा TF इज़ नथिंग बट इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू टेम्परेचर, पहले कितना टेम्परेचर था और बाद में कितना टेम्परेचर होगा। टू अंडरस्टैंड इट इन अ मोर एप्रोप्रिएट मैनर वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। हम यहाँ पे ग्राफ की हेल्प लेके इसको और बेटर वे में जो है स्टूडेंट समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ है सर फ्रीजिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, सबसे पहले आपने अपने ग्राफ पे एक्सिस दे दिए। यहाँ पे ऑन दिस एक्सिस वी आर गोइंग टू टेक आर वेपर प्रेशर एंड ऑन एक्स एक्सिस वी आर गोइंग टू टेक आर temperature. So this is my axis where temperature is there and this is my axis which is for vapor pressure. Okay students, now what we are going to do is हम लोग ये जो point है ना अपना, इसको mark कर देते हैं as 0 डिग्री सेल्सियस। मैं इसको मार्क कर रही हूँ 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये मेरा टेम्परेचर है बेटा कब का,
0 डिग्री सेल्सियस का, राइट स्टूडेंट्स। अब क्या होगा बेटा, जब तुम किसी प्योर सॉल्वेंट को कूल डाउन करोगे, इनिशियली उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन धीरे धीरे कूल डाउन जब तुम करोगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, कम होने लगेगा। और एक ऐसा टाइम आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बोथ विल बिकम इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, दोनों क्या हो जाएंगे, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएंगे। लेटर ऑन स्टूडेंट, ये जो मैंने बनाया है इट इज़ फॉर प्योर सॉल्वेंट, और प्योर सॉल्वेंट ने 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों का वेपर प्रेशर कैसा हो गया बेटा, इक्वल हो गया। सो दिस इज माय टेम्परेचर फॉर T0F. T0F is a vapor. T0F is a temperature of a pure solvent, right students? अब इसके बाद जब मैं एक सल्यूशन लूँगी तो सल्यूशन बट ऑब्वियस पहले के कंपैरिजन में क्या करेगा बच्चा, पहले के कंपैरिजन में लेस वेपर बनाएगा, मतलब मुझे इसको ज़्यादा टाइम तक क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़े, कूल डाउन करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगा, ये फ्रीज होगा, तब जाके ये फ्रीज होगा। तो इसका जो टेम्परेचर है इसको हम लिख देते हैं TF, और फॉर नाउ वी आर कंसीडरिंग आर TF इज -2, और इन दोनों के बीच में एक हमें लाइन मिलेगी दैट इज नोन एज अ सॉलिड सॉल्वेंट। यहाँ पे इस टेम्परेचर के बाद मेरा जो सॉल्वेंट है वो अब आगे जाके सॉलिड में ही रहेगा। पहली बार वो सॉलिड में कब कन्वर्ट हुआ तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट, जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, और तुम्हारा सॉल्यूशन जो है वो पहली बार कब सॉल्वेंट में कन्वर्ट हुआ, जब वो -2 डिग्री सेल्सियस पे था। तो ये ग्राफ किसके लिए है, ये वाला जो लाइन है कर्व वो किसके लिए है, वो सॉल्यूशन के लिए है, राइट स्टूडेंट। तो अब अगर मुझे डेल्टा T निकालना है बेटा, इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट माई डेल्टा T, दैट मीन्स डिफरेंस कि कितना टेम्परेचर राइज हुआ है किसका, फ्रीजिंग पॉइंट के वक्त, तो आई हैव टू राइट डाउन डेल्टा। हम हमेशा क्या करते हैं बेटा, हम हमेशा बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा जो बड़ा है वो 0 है, दैट मीन्स आई विल सेपरेट T0 ऑफ F में से T, ओके। T0 ऑफ F इज अ प्योर सॉल्वेंट, ये मेरा प्योर सॉल्वेंट है, और ये जो मेरा T है ये मेरा क्या है बेटा, ये मेरा सॉल्यूशन है। इस तरह से हमें मिल गया डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू T0 ऑफ F minus T. दिस इज माई इक्वेशन फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया। जब भी आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करते हो स्टूडेंट, दैट टाइम इट बिकम्स नेसेसरी फॉर यू टू ड्रॉ दिस ग्राफ एज वेल। आपके लिए ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे जाके बेटा। हमारे लिए ये जो ग्राफ है ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट को समझना है ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट में किया था सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा। तो आई एम गोइंग टू इरेज माई दिस पार्ट, और यहाँ पे हम कर लेंगे अपने फ्रीजिंग पॉइंट का जो आगे का टॉपिक है, एंड दैट इज लेट अस सी स्टूडेंट व्हाट डज इट टेल। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ओके। हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन देखने वाले हैं एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट। वो किसके टर्म्स में देख रहे हैं, सल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन में, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन द टर्म्स ऑफ सल्यूट, राइट बेटा। यहाँ पे मेरे पास ये टर्म आ गया। नाउ वी हैव सीन कि हमने बोला था जिस तरह से मेरा डेल्टा TB वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, बिल्कुल उसी तरह से माई डेल्टा TF दैट मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर सॉल्यूशन। तो ये बोल रहा है डेल्टा
TF is directly proportional to the molality of a solution. तो यहाँ पे we can write down student कि depression in freezing point is directly proportional to the molality of solution. किससे प्रोपोर्शनल होगा बेटा? सोल्यूशन के मोलालिटी से. दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन बॉइलिंग पॉइंट एज वेल. यही सेम कंसेप्ट हमने बॉइलिंग पॉइंट में भी देखा था. अब हम लोग जब अपना डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो वी कैन राइट डाउन डेल्टा TF इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक अलग कांस्टेंट यूज करूंगी विच इज नोन एज अ KF और मेरा आ गया मोलालिटी. बेटा जहाँ पे तुम्हारा जो ये KF है ना, इट इज नोन एज अ काइरोस्कोपिक कांस्टेंट. इट इज नोन एज अ काइरोस्कोपिक कांस्टेंट. इट इज नोन एज अ मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट. सॉरी, इट इज नोन एज अ depression constant and it is also known as a freezing constant. You can write down it anyway. तो ये हमने लिख दिया depression in freezing point constant. Specifically boiling point के लिए KB था और freezing point के लिए बेटा यहाँ पे क्या आ गया है? KF आ गया है. Now what students, now what we are going to do, हमने यहाँ पे ये relation निकाल लिया. तो अगर मुझे KF निकालना हो then also it is easy for me. ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी, अगर मैं सॉल्यूट के टर्म्स में लिखूँ. और अगर मुझे KF फाइंड आउट करना है देन ऑल्सो इट इज़ वेरी सिंपल. डेल्टा TB को मैं किससे डिवाइड कर दूंगी? मोलालिटी से डिवाइड कर दूंगी. ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन आ गया. राइट बेटा. अब इसके बाद देखो हमने एक ये पॉइंट अलग से पढ़ना होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट में. एग्जाम में आपको इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है. कभी कभी सिर्फ आपको यहाँ तक पूछ सकता है एंड समटाइम दे कैन आस्क यू मोर अहेड दिस, और वो बोलता है मोलार मास ऑफ सोल्यूट निकालो फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मोलार मास ऑफ सोल्यूट. हम मोलार मास ऑफ सोल्यूट निकालेंगे फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. अब बेटा जो तुमने अपने बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन में किया था एवरीथिंग इज कम्प्लीटली सेम. हमने देखा था मोलालिटी क्या होता है. मोलालिटी इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और उससे हम डिवाइड करते हैं किसको? मास ऑफ सॉल्वेंट को विच इज़ इन kg. इट इज़ नोन एज अ मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. तो बेटा जब हमने पूरा तुम्हारे जो बॉइलिंग पॉइंट है उस टाइम पे हमने ये पूरा इक्वेशन डिराइव किया था और उसको देखा था. अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले बॉइलिंग पॉइंट देख लो जिस पे इन डिटेल बताया गया है कि ये m की वैल्यू कहाँ से आ रही है. क्योंकि हम लोग कल ही लेक्चर में डिराइव कर चुके थे तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं कि जो मेरे m की वैल्यू थी बेटा सॉल्वेंट का kg की वजह से यहाँ पे 1000 बाई W2 और यहाँ पे मेरा नीचे क्या आ रहा था M2 इंटू W1. दिस वॉज माई वैल्यू ऑफ M. अब मैं क्या करूँगी, मेरा जो ये M का वैल्यू है इसे आई मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1. अपने इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर दूँगी. सब्सटीट्यूटिंग M इज इक्वल्स टू 1000 W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन इक्वेशन 1. किस में सब्सटीट्यूट कर रही हूँ बेटा? इक्वेशन 1 में. तो इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करके मुझे मिल गया डेल्टा TF इज इक्वल्स टू सबसे पहले KF विच विल रिमेन माई कांस्टेंट इनटू M की जगह पे लिख देना है 1000 W2 अपॉन M2 इंटू W1 और ये मेरा आ गया फाइनल इक्वेशन. दिस इज माई फाइनल इक्वेशन फॉर
depression in freezing point. This is my final equation which I am getting for depression in freezing point, right student? तो what they can tell you is they can tell you to find out freezing constant, मतलब वो आपको कायरोस्कोपिक कांस्टेंट निकालने भी बोल सकते. So if they are even telling you to find out कायरोस्कोपिक कांस्टेंट, तो what we will do, we will keep our kf and kf here and my rest of all terms will be shifted this side. तो अगर मुझे बेटा kf निकालने बोलता है तो there is nothing difficult in that. kf is equals to, I will do delta tf into m2 into w1 and I will be dividing it by 1000 w2. ये तुम्हारा आ गया फाइनल इक्वेशन किसके लिए, kf के लिए, राइट स्टूडेंट्स. अब तुम कंफ्यूज हो सकते हो व्हाट इज w2, व्हाट इज m1 एंड व्हाट इज m2. तो वी आर गोइंग टू राइट डाउन इन शॉर्ट. W2 किसका वेट होगा बेटा, हम लोग जब भी 1 की बात करते दैट मीन्स हमारा हमेशा 1 सॉल्वेंट है. यहाँ पे वी आर कंसिडरिंग आर सॉल्वेंट एज 1 एंड आर सल्यूट एज 2. तो यहाँ पे W2 जो है इट इज अ मास ऑफ सल्यूट. ओके बेटा, M2 क्या है, M2 इज अ मोलार मास ऑफ सल्यूट. और लास्ट में मेरे पास क्या आ रहा है, W1. और मेरा जो W1 है बच्चा, माई W1 इज अ मास ऑफ सॉल्वेंट. और इस तरह से हमारा यहाँ पे होता है इक्वेशन ख़त्म. हमने अपने सारे टर्म्स को एक्सप्लेन कर दिया है, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड हियर. नाउ स्टूडेंट दैट्स ऑल व्हाट वी हैव टू सी. दिस इज़ व्हाट यू हैव टू राइट डाउन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. अगर आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ये एक्सप्लेन करोगे फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है. एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे तुम्हारा वेपर फेज सॉलिड का इक्वल हो जाता है वेपर फेज ऑफ लिक्विड से, वी कॉल इट एज अ फ्रीजिंग पॉइंट. फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, अगर मैं किसी भी प्योर सोल्यूशन के अंदर नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड कर देती हूँ तो जो पहले चीज़ 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रही थी अब वो -2 या उससे कम पे फ्रीज होने लगेगी. तो वो जो डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पे पहले 0 पे फ्रीज हो रहा था, नाउ इट इज फ्रीजिंग एट -2, मतलब तुम्हारा कितना टेम्परेचर राइज हुआ है, तो तुम्हारा टेम्परेचर जो डिप्रेस हुआ इट इज बाय 2. कितने से डिप्रेस हुआ है, 2 से. तो दिस इज नोन एज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. नेक्स्ट, जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट में किया था, सबसे पहले हमने फाइंड आउट करा फ्रीजिंग पॉइंट डिफ्रेक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ अ सल्यूट और बाद में मोलार मास ऑफ अ सल्यूट फ्रॉम freezing point depression. This is what we have seen student in our third colligative property. तुम्हारा जो थर्ड colligative property है, if you will see now then you will very surely understand कि ये पहले वाले से ही लिंक है. मतलब whether it is a boiling point, elevation or depression in a freezing point, they both are connected with your लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर. ओके स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे अपना फ्रीजिंग पॉइंट डिफ्रेक्शन कंप्लीट कर लिया है. अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड दैट इज नोन एज अ ऑस्मोटिक प्रेशर. और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये हमारा फोर्थ और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा. स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू नोट डाउन एनीथिंग प्लीज़ नोट डाउन. आपको बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम्स में लिखना है और उसके साथ साथ ग्राफ बनाना है. और मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होता है, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं. यहाँ पे ये जो तुम्हारा इक्वेशन है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. हम फॉर्मूले के लिए लास्ट में एक अलग से लेक्चर रखेंगे कि हमें कौन कौन से फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स के लिए याद करने. तो जब ये फॉर्मूले में से आपको कभी वो डेल्टा TF की वैल्यू फाइंड आउट करने बोल सकता है, सारी वैल्यूज़ प्रोवाइड करके दे विल आस्क यू 1 और 2 वैल्यू. तो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है. यहाँ पे सिर्फ आपका जो थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है. एंड फॉर दैट यू हैव टू नो कि हम लॉग टेबल को कैसे यूज़ करें. वो भी अगर आपको नहीं आएगा तो वी आर गोइंग टू डू इन आर लास्ट लेक्चर्स ऑफ द चैप्टर. यहाँ पे ये हो गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई लेक्चर.